हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं बर्जर पेंट्स के बारे में। बर्जर पेंट को लेकर कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर हम एक बार इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर ध्यान देने लगें तो ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज आप कहें या उनको इंडियन कंपनीज कहें, यानी कि इनके प्रोडक्ट्स का अपने में दम है। और सबसे अच्छी बात, प्रमोटर्स के पास 75% हिस्सेदारी है। तो जब हम इनके इन्वेस्टर्स के पूरे डेटा पर जाते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न पर जाते हैं, वी कैन सी के प्रमोटर्स के पास 75% हिस्सेदारी है, डीआईआई के पास 10.83 है, एफआईआई के पास 10.83 है, डीआईआई के पास 3.75 है एंड पब्लिक के पास यहाँ पर 10.42% है। अब 10.42% में अगर हम रिसेंट क्वार्टर का चेंज देखें, जो जून क्वार्टर का यहाँ पर नंबर आया हुआ है, इसमें एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, डीआईआई ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और पब्लिक के पास से हिस्सेदारी कम हो गई है। यानी कि लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं और वो कब आएंगे इस चीज का हमें सिंपल सा यहीं से पता चल जाता है। जो ई नीचे लिखा हुआ आता है ये अपने आप में इंडिकेट कर देता है व्हाट इज द डेट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। सो 9 अगस्त यानी कि कल इसके रिजल्ट्स आ सकते हैं। और रिजल्ट्स कैसे आएंगे, इस चीज का पता लगाना बड़ा आसान होता है, स्पेशली जब पीयर ग्रुप कंपनीज के कुछ के रिजल्ट्स आ चुके हों। फॉर एग्जांपल अगर हम एशियन पेंट के रिजल्ट्स की बात करें तो एशियन पेंट्स के रिजल्ट्स अभी आए हैं। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एंड ईयर ऑन ईयर भी। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर मींस कि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, और ईयर ऑन ईयर मींस लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में। और हाईएस्ट एवर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, सो दिस इज अगेन गुड। और उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज ऑल्सो हाईएस्ट एवर एंड नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो हाईएस्ट एवर। सो हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस है एशियन पेंट की लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में। इससे पहले थोड़ा सा उतना ज्यादा अच्छे गेन्स, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं थी। लेकिन अगर लेटेस्ट नंबर की बात करने लगे तो 50% से इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। अब विवेक भाई, बात तो करनी थी बर्जर पेंट की, आप एशियन पेंट की बात कर रहे हो, वो इसलिए क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड है और वो सभी का रॉ मटेरियल है। अगर एक कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं इस तरीके से बिकॉज ऑफ लोअर प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल, तो बाकी के लिए भी वो सेम ही बात रहती है, बाकी भी उसी तरीके से यहाँ पर बेनिफिट लेते हैं इस चीज का। और इसमें एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इंडिगो पेंट्स के भी रिजल्ट अभी आए हैं और इंडिगो पेंट्स के रिजल्ट्स भी इसी तरीके से अच्छे आए हैं। अगर हम यहाँ पर चेक करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स हम बात करते हैं, हाईएस्ट एवर इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ज्यादा नहीं बढ़ी, मींस कम हुई है, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इनकी रेवेन्यू बढ़ी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी ग्रोथ लगातार ही चल रही थी, पिछले क्वार्टर में भी इन्होंने अच्छा किया था। और यहाँ पर मेन तो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से ही होता है जिसको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कहते हैं, तो वो इनकी हाईएस्ट बढ़िया है, अच्छी है। क्योंकि 156 से बढ़कर 224 हुआ और 224 से बढ़कर 277 हुआ। अभी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो भी इंक्रीज हुआ। और जो इनका नेट प्रॉफिट है उसमें भी इनका 50% का सेम इसी तरीके से इंप्रूवमेंट नजर आया। तो सेम ही नंबर्स हमें यहाँ पर बर्जर पेंट के केस में भी नजर आते हैं जब पीयर ग्रुप कंपनीज के रिजल्ट्स यहाँ पर अच्छे आ रहे हों। तो वो सीन क्या नजर आएगा कि 254 करोड़ रुपीस का जो नेट प्रॉफिट था लास्ट ईयर, शायद यहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा बढ़कर आए। और यहाँ पर जो इनसाइडर्स हैं, इनसाइडर्स मींस द बिग प्लेयर्स, उनका साफ साफ नजर आता है कि उन्होंने लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी की है। तो ये बात पता चलती है और रिटेल पब्लिक के पास कम हो गई है। बाकी चीजें इनकी अगर हम देखें कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। दे आर कंसिस्टेंट ग्रोइंग कंपनी। लास्ट 10 ईयर्स का अगर हम डेटा देखें तो लगातार ग्रो किया है, रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नेट प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। साथ में अगर हम बैलेंस शीट की बात करने लगे तो जो फिक्स्ड एसेट्स हैं लगातार ग्रो करते हुए, कैपेसिटी बढ़ाते हुए ये आगे बढ़े हैं। और लास्ट 1 ईयर में इनकी कैपेसिटी अच्छी खासी बढ़ी है, 50% के आसपास इन्होंने कैपेसिटी को बढ़ाया है। तो आने वाले टाइम में अभी बर्जर पेंट की रेवेन्यू अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आएगी और उसका इंपैक्ट यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में भी नजर आएगा। तो और जहां तक बात करने लगे कि इसका बिजनेस ओवरऑल कैसे ग्रो करेगा, तो पेंट इंडस्ट्री का बिजनेस लगातार ग्रो करता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जितनी नंबर ऑफ कार्स हैं अभी इंडिया में, पेनिट्रेशन बहुत कम है। तो एवरी कार इज ए पेंटेड कार। जितनी ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं या फिर रेसिडेंशियल हाउसेस हैं और रिजोर्ट्स हैं, होटल्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं,
एवरीथिंग इज पेंटेड। तो अभी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पेंट इंडस्ट्री का बिजनेस लगातार बढ़ेगा। और पेंट इंडस्ट्री की अच्छी बात क्या है कि इंडिया में बाहर से आया हुआ पेंट एज सच नहीं नजर आता। खास तौर से अगर हम यहाँ पर क्वालिटी पेंट की बात करें और ब्रांड की यहाँ पर बात करें, तो जैसे बाकी बहुत सारी चीजों में क्या है कि चाइना से इंपोर्ट हो गया या ताइवान से हो गया या फिर इंडोनेशिया से, फिलीपींस से, या फिर बाकी और कंट्रीज से। लेकिन पेंट के केस में मैं लोअर लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वहां पर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है और यही कंपनीज यहाँ पर ग्रो कर रही है। सो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर इंटरनेशनल प्राइसेस का कोई प्रेशर नहीं है अपने ऊपर। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो फाइनल पॉइंट आता है वो आता है यहाँ पर टेक्निकल्स का। और टेक्निकल्स को जब तक हम नहीं समझें तब तक हम ये काम नहीं करना चाहिए। अब जैसे टेक्निकल्स में हमने जो फाइनेंशियल्स थे, पीयर ग्रुप कंपनीज की बात की थी, हमने एशियन पेंट की बात की थी जो लार्जेस्ट कंपनी है। तो लार्जेस्ट कंपनी के केस में अगर हम टेक्निकल चार्ट को देखने लगे कि जो हाईएस्ट एवर प्राइस था वो वहां तक पहुंचे थे क्या, एग्जैक्टली इन्होंने इस लेवल को अभी टच किया, सेम लेवल को जो हाईएस्ट एवर मींस टॉप तक ये पहुंचे और टॉप से पहुंच के थोड़ा सा यहां पर रिट्रेसमेंट आया विच इज नॉर्मल टू मेक ए चार्ट पैटर्न एज वेल। तो यानी कि टॉप पर वापस आ चुके हैं। अब बर्जर पेंट की हम बात करते हैं यहाँ पर, जिसका हमने जिस स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं, इसका हाईएस्ट एवर प्राइस क्या था। बर्जर पेंट का हाईएस्ट एवर प्राइस था 872। अब यहां पर दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 709। अगर हम 709 से लेकर और इसको भी हाईएस्ट एवर तक लेने लगे सो 22% का सीधा सीधा उछाल नजर आता है। और इसमें कोई ऐसा डाउट ही नहीं आता कि ये क्यों नहीं जाएगा। when largest company of the group is going at the highest ever price। और रीजन उसका क्या है, रीजन है बिजनेस का बेटर होना, रॉ मेटेरियल प्राइसेस का कम हो जाना। तो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी भी वहां पर जाएगी ही जाएगी। और सेकंड पॉइंट यहाँ पर जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न है, टेक्निकल चार्ट पैटर्न में यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ आपको साफ साफ नजर आता है। और ये कप विद हैंडल पैटर्न में आपको थोड़ा सा ड्रॉइंग इसकी बता देता हूं दैट दिस इज द कप। और ये अच्छा नीट एंड क्लीन कप है। फिर उसके बाद में एक राइट में हैंडल बना, एक और यहां पर हैंडल बना और एक और यहां पर हैंडल बना बिफोर द ब्रेकआउट। सो जहां पर मैं एक चीज हमेशा पहले से भी मैंने बात की है, जहां एक से ज्यादा शोल्डर हो या एक से ज्यादा हैंडल हो, वन से ज्यादा शोल्डर या वन से ज्यादा हैंडल हो, उसको कॉम्प्लेक्स पैटर्न कहते हैं। और उसके यहाँ पर सक्सेसफुल होने के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जितना माल ऑपरेटर को चाहिए होता है वो वहीं पर राइट में हैंडल्स बनाते 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 एक्यूमुलेट कर लेता है। और उसके बाद जब ब्रेकआउट आता है तो फिर वो तेजी से ऊपर की तरफ जाता है, टारगेट की तरफ। अब यहां पर क्योंकि ऑलरेडी ये जितना एक्यूमुलेट होना था, जितना कंसोलिडेशन होना था, हो चुका है। और यहां से इसने ब्रेकआउट भी दिया और ब्रेकआउट विद ए क्लियर ग्रीन बिग कैंडल विद ए गुड वॉल्यूम। और उसके बाद में ब्रेकआउट का कंफर्म होना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्रेकआउट के कंफर्म होने के लिए मैंने पहले से बताया हुआ है कि जो कैंडल ब्रेकआउट वाली है उसका जो हाईएस्ट प्राइस है उस दिन का उसको मार्क किया जाए और उसके ऊपर यहां पर क्लोजिंग होनी चाहिए विद ए ग्रीन कैंडल। तो ये भी हो गया, यानी कि ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्म भी हुआ और अभी सेम प्राइस पर वहीं पर ट्रेड भी कर रहा है, यानी कि अपॉर्चुनिटी भी है। ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट के बाद जब कंफर्मेशन हुआ तो स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर चला गया। अब इसका जो टेक्निकल टारगेट आता है, यहां पर डेप्थ से हम जो ब्रेकआउट लेवल है वहां तक का हम इसको मेजर करते हैं और मेजर करके इसको ऊपर की तरफ प्लॉट करते हैं, ड्रॉ करके। हम इसको माउस से पिक कर सकते हैं और माउस से पिक करके लेफ्ट क्लिक करके माउस से पिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। इसका जो टेक्निकल टारगेट हमारा निकल कर आता है दैट इज 850 एंड करंट प्राइस इज 709। अब 709 से 850 इज एग्जैक्टली 20%। तो 20% हमारा टेक्निकल टारगेट है यहां पर कप विद हैंडल के बेस पर। और लाइफ टाइम हाई जो हमारा टारगेट है दैट इज 872। तो एक चीज और मैं हमेशा से कहता हूं कि जब कभी भी जो टेक्निकल टारगेट है वो लाइफ टाइम हाई से नीचे नीचे हो तो उसमें किसी भी तरह का रिस्क यहां पर होता ही नहीं है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई के जाने के बाद नोबडी इज ऑन द लॉस। और वहां पर जिन लोगों ने नीचे पिक किया होता है वो काफी हद तक प्रॉफिट बुक करने की सोचते हैं, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे दूसरे स्टॉक सस्ते चल रहे होते हैं और वहां पर रिस्क फ्री रिटर्न, एज सच रिस्क फ्री रिटर्न कैलकुलेशन के बेस पर, प्रोबेबिलिटी के बेस पर दूसरी अपॉर्चुनिटी बहुत सारी अवेलेबल होती हैं। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि लाइफ टाइम हाई के पर पहुंचने के बाद वहां प्रॉफिट बुकिंग होती है और बड़े लोग दूसरी ही अच्छी कंपनी जो सस्ती चल रही हैं लाइफ टाइम हाई से नीचे 30%, 40%, 25%, उनमें पोजीशन बना लेते हैं, जिसको स्विंग ट्रेडिंग का पार्ट कहते हैं।
और मैं भी इसी चीज को करने के लिए सबसे ज्यादा राय देता हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब लाइफ टाइम हाइपर भी खरीदने की बात की जाती है, जैसे एसबीआई की बात कर रहे थे, तो रूल्स कहाँ ब्रेक करने हैं उसको लेकर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने अपने कुछ रूल्स बनाए और इस चीज को हम सेंस ना कर पाए कि रूल्स ब्रेक कब करने हैं। हमें बच्चों को भी प्यार करना चाहिए, लेकिन रूल्स ब्रेक कब करना है ये भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के साथ सख्ती भी रखनी चाहिए, लेकिन रूल्स ब्रेक कब करना है ये भी ध्यान रखना चाहिए। हम अपनी गाड़ी में जाएं तो हाइजीनिक रहता है, लेकिन रूल्स कब ब्रेक करने हैं कि आप जा ही चांदनी चौक रहे हो जहां पर आपको गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं मिलेगी, तो वहां मेट्रो भी यूज करनी चाहिए। तो रूल्स कब ब्रेक करने हैं सिचुएशंस के हिसाब से, वो हमारी एक आर्ट है जिसको तभी समझा जा सकता है जब हम स्टॉक मार्केट को एक प्रैक्टिकल प्ले ग्राउंड बनाएं, ना कि एक थेरेटिकल एकेडमिक सब्जेक्ट। तो यहाँ पर थियरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बेस होता है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे ट्वीक करना है अपने प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को, वो भी हमें समझ में आना चाहिए। उसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है, और उसके लिए जैसे मैं रेगुलर वीडियोस बनाता हूँ वो क्यों बनाता हूँ। अदरवाइज तो 3-4 चीजें एक साथ बताई जा सकती हैं, लेकिन ये रेगुलर वीडियोस क्यों हैं? ये रेगुलर वीडियोस इसीलिए हैं कि आप इनको प्रैक्टिकली समझ पाओ, वो प्रैक्टिकली समझकर प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ को बेटर बना पाओ। यहाँ पर एक ही पर्पस है कि आप सब सीखोगे तो आपकी लाइफ अच्छी होगी। और अगर मैं सिखाऊंगा और आपकी लाइफ अच्छी होगी तो मेरी लाइफ ऐसे ही अच्छी हो जानी है। क्यों? क्योंकि ब्लेसिंग्स काम ही ऐसे करती हैं। यहाँ पर एक दूसरे के साथ अगर अच्छा किया जाए तो पलटकर ब्लेसिंग्स ही आती हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही आती हैं। मैं आपको सिखाता रहूंगा, आप सीखते रहिए। और दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना भी है, ये भी आपको करना है। ये 2 पार्ट आपके हैं और सिखाने का काम मेरा है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, ख्याल रखिए।